हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस एम के सर भांडारेज दोसा। आज की जो क्लास होगी वो कक्षा 12 के आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए है और विषय होगा राजनीति विज्ञान। यह एग्जाम 6 अप्रैल को होने वाली है। इसके लिए मैं एक विशेष क्लास तैयार कर रहा हूँ। लगभग 2 या 3 पार्टों में भागों में ये क्लास होगी, जिसमें हर क्लास में लगभग 5 से 6 पार्टों का रिवीजन आपके सामने होगा। उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा होगी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब तक काफी बार परीक्षाओं में उनमें से सवाल आ चुके हैं। उन्हीं बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपके पाठ्यक्रम की बात की जाए विद्यार्थियों, ये वीडियो फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। तो आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तकों को 2 भागों में दिया गया आपकी बार आपके लिए, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 का अगर मैं नाम देना चाहूं तो जो पार्ट 1 है आपका, उस पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। पार्ट 2 पुस्तक का नाम स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों ही किताबों में जो पाठों की संख्या 9 है, कितनी है? 9। और मार्क्स का जो डिवाइडेशन है बीएसआर द्वारा किया गया है। दोनों ही किताबें जो अंक क्षमता है वो 40 नंबर होगी। कितने नंबर होगी? 40 नंबर। अर्थात कोई सी भी किताब कम नहीं है, दोनों को बराबर रखा गया है। हम जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो समकालीन विश्व की राजनीति की पुस्तक के साथ करेंगे। इस पुस्तक में पाठों की संख्या 9 है। इसमें 1900 ईस्वी के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। आपने पढ़ा होगा रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, निःशस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय संगठन, विभिन्न बिंदु इस पुस्तक में हैं। इन्हीं बिंदुओं पर से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, आ सकते हैं। हम जो रिवीजन करेंगे एक एक पार्ट के साथ करेंगे बिंदुओं के माध्यम से। अगर इस पुस्तक के पहले पार्ट की बात की जाए, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, अगर शीत युद्ध से संबंधित कोई प्रश्न आता है, वक्त बहुत कम है दोस्तों। आज 28 मार्च हो गई, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख के दिन आपके सामने राजनीति विज्ञान का पेपर होगा। मैं इस विशेष प्रयोजन से आपको ये क्लास तैयार कर रहा हूं, जिससे समय भी कम लगे और आपको ठीक तरीके से समझ में भी आ जाए। कैसे प्रश्न बढ़ सकता है
तो आप याद रखना शीत युद्ध को वाक युद्ध के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कोल्ड वार भी पूछ सकता है एग्जाम में। परीक्षा लेने वाला कैसे प्रश्न पूछ, इसके लिए हमेशा हम को तैयार रहना है कि गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब शीत युद्ध की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं मैं कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। परिभाषा की बात की जाए कि युद्ध की जैसी स्थिति तो रहे लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो, युद्ध की तासीर रहे ठंडी अर्थात रक्त रंजित रूप में ना हो। सीधी सी बात यह भी ले लो कि परिस्थितियां युद्ध की जैसी हो, संकट के जैसे अवसर हो लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हो, बातचीत से वाक युद्ध चलता रहे, उस स्थिति को बोला जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध कहीं भी किसी भी समुदाय जाति देश कहीं भी हो सकता है, ये वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हो। अधिकतर परिवारों में भी शीत युद्ध चलता रहता है। लेकिन अगर आपकी किताब की दृष्टि से बात की जाए, मेन बात यह है पुस्तक की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, तो शीत युद्ध जब भी पूछा जाए शीत युद्ध किन के मध्य हुआ तो आपको बता देना है सोवियत संघ, प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपको पता है 23 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्मक क्वेश्चन, लघुत्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन, 4 तरीके के क्वेश्चनों का तरीका आपसे पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्मक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य, किसके मध्य? अमेरिका के मध्य। आपसे पूछा लेता है शीत युद्ध किनके मध्य हुआ? सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य। कब से कब तक? 1945 से 1991 तक। 45 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। कौन सी? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार की जब समाप्ति हुई तो कैसे हुई आपको पता है। सेकेंड वर्ल्ड वार आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कई बार, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, मित्र राष्ट्रों में 4 नाम आपको याद रखने हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ। सोवियत संघ कोई राष्ट्र नहीं था, पहली बात। सोवियत संघ 15 देशों का एक समूह था जिनमें एक जैसी ही विचारधारा से उन देशों का पालन पोषण हो रहा था। उस विचारधारा पे बात करेंगे हम, वो विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। ध्रुवीय राष्ट्र, ये भी आपसे रिक्त स्थान में पूछ लेता है तो आपको याद रखना इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों ध्रुवीय राष्ट्र। तो पूछा सकता है एग्जाम में ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बारे में बताइए। वर्ल्ड वार किनके बीच में हुआ? मुख्य रूप से देख लेना, मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य ये वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और इसमें क्या किया कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका द्वारा परमाणु बमों से हमला कर दिया गया। अब तक बंदूक तोपे से लड़ाई या युद्ध लड़ा जाता था, लेकिन पहली बार दुनिया के सामने एक नया बम आया, नया हथियार अमेरिका ने बता दिया, जापान के ऊपर हमला करके परमाणु बम। ये चीज सोवियत संघ को पता लगी, अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार कर लिया और हमसे इस रहस्य को गुप्त रखा, तो दोनों में मनमुटाव मतभेद उत्पन्न हो गए और धीरे धीरे मनमुटाव और मतभेद आपसी शत्रुता में
बदल गए, लेकिन दोनों राष्ट्र जानते थे यदि हम एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे तो हमारा दोनों का ही नुकसान होगा। तो ये हथियारों का शस्त्रीकरण, सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बना लिया, गुट बनाने लगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। जापान की कौन से दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी। एटम बम और फैटमैन के नाम से जो परमाणु बम थे वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। नागासाकी अगस्त 1945 में अमेरिका ने साफ कह दिया इनसे, 6 अगस्त 9 अगस्त को क्रम से गिराए गए और कह दिया कि जापान से कि यदि आप अभी भी युद्ध में हार नहीं मानते तो 14 अगस्त 1945 के दिन, अर्थात 14 अगस्त के दिन, उस समय की बात है, आपकी राजधानी टोक्यो पर परमाणु बम का हमला किया जाएगा। जापान ने जब हिरोशिमा नागासाकी की हालत देखी तो अपने ढुकने टेक दिए और इस प्रकार दूरी राष्ट्रों की पराजय, मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। यह आपको याद रखना है। कौन से दो शहर? हिरोशिमा, नागासाकी। आगे और बात की जाए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, यह ध्यान रखना, मैंने बताया था आपस में कौन सी विचारधाराओं की लड़ाई शीत युद्ध के समय। एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। शीत युद्ध के समय विचारधाराओं की लड़ाई थी क्या? विचारधाराओं संघर्ष। आपको बता देना, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी। पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। टाइम की बहुत कमी है अपने पास। आपको पता है कि साल भर में जो पाठ्यक्रम होता है, साल भर लग जाता है, उसको हम 3 क्लासों में डिवाइडेड कर रहे हैं। इसलिए आप साल भर पढ़े भी हो तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट्स में आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न कहां से आ सकता है, इस बात की चर्चा है। अब शीत युद्ध परिस्थितियां उत्तेजित हो, युद्ध की जैसी स्थिति हो, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध न हो, युद्ध की तासीर ठंडी रहे, अर्थात युद्ध का जैसा माहौल हो लेकिन युद्ध नहीं हो, उस स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। लेकिन शीत युद्ध किन के मध्य? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। कब से कब तक? 1945 से 1991 तक। 91 में इसलिए क्योंकि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जब सोवियत संघ ही बिखर गया तो शीत युद्ध किसके साथ होगा? शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई 1991 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या पूछ लिया जाए? ये पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई, तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है वो 89, 90, 91, 2000, कोई सा भी। तो हमेशा आपको याद रखना है 1991, क्योंकि 1991 में 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। विघटन हो गया था। इसके बाद में एक शब्द आपने सुना होगा, दायरा। दायरा का मतलब होता है क्षेत्र। आपने ये पढ़ा होगा शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे की अगर बात की जाए, दायरे का मतलब क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां दोनों महाशक्तियां उनसे संबंधित देशों के मध्य संकट के अवसर आए हो, छोटी मोटी लड़ाई हुई हो, उन क्षेत्रों को क्या बोला गया है? शीत युद्ध के दायरे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ऐसे क्षेत्र। पहला कोरिया संकट, दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट, तीसरा कांगो युद्ध मुठभेड़,
दो पूछेगा आपसे, भाई शीतयुद्ध ऐसे क्षेत्र बताइए जो शीतयुद्ध के दायरे से संबंधित है, तो आप बता देना आराम से। और जो विशेष रूप से बात करने की है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट की अगर बात की जाए तो 1962 की घटना है। ये क्यूबा जो देश है अमेरिका से सटा हुआ एक तटीय प्रदेश है, लेकिन इसकी मित्रता, सटा हुआ तो किसके साथ है? अमेरिका के साथ। मित्रता किसके साथ है? सोवियत संघ के साथ। ऐसे सोवियत संघ, शॉर्ट में समझना है, सोवियत संघ के साथ। इसका फायदा उठाते हुए सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्या तैनात कर दी? परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इसका पता लगा। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इसका पता लगा, तो अमेरिका ने भी अपने जो सैनिक थे, जहाज थे, उनको क्यूबा की तरफ कर दिया। पूरी दुनिया चिंतित हो गई कि एक बार तृतीय विश्व युद्ध का जैसा परिणाम, स्थिति देखने को मिल सकती है। दोनों महाशक्तियां खुद या एक दूसरे के आमने सामने हो सकती है। तृतीय विश्व युद्ध में इन्होंने आपस में मिलकर युद्ध लड़ा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों आमने सामने युद्ध की स्थिति में होगी। इस समय जो क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन, तो क्यूबा मिसाइल संकट को बोला जाता है शीत युद्ध का चरम बिंदु। क्या बोला जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु। ये भी आपसे 6 रिक्त स्थान भी आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, 6 रिक्त स्थान, तो बीच में खाली स्थान के रूप में मिल सकता है आपको कि शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, तो बीच में क्यूबा मिसाइल संकट को। इस समय 3 चीज याद रखना, ये याद रखनी 3 चीज। अमेरिका, अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो जॉन एफ कैनेडी। कौन था? जॉन एफ कैनेडी। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्यूबा का राष्ट्रपति था फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो। और सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था, सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था वो था निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यूबा मिसाइल संकट का बड़ा पूछ ले तो भी इन बातों को आप इंक्लूड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपका लघुरात्मक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। आशा है मेरे को कि क्यूबा मिसाइल संकट से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध के दायरे से कोई क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध किसे कहते हैं इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, आप 100% इस वीडियो को अगर देख रहे होगे, ध्यान से सुनोगे, तो ठीक से उत्तर दोगे इसका। अब यह भी आपसे पूछा जा सकता है शीत युद्ध के समय गठबंधन, शीत युद्ध के समय गठबंधन, तो आपको ध्यान रखना है अगर गठबंधनों की बात की जाएगी तो ये भी ध्यान रखना, गठबंधनों में ये भी पूछ सकता है पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी का जो संबंध होगा वो सोवियत संघ के साथ होगा। किसके साथ होगा? सोवियत संघ के साथ होगा। पश्चिमी का जो संबंध होगा वो अमेरिका के साथ होगा। आपको याद रखना है पूर्वी गठबंधन में जो पूछा जाए आपको बताना है वो वार्सा पैक्ट बताना है। क्या बताना है? वार्सा पैक्ट। शीत युद्ध के समय बनने वाले गठबंधन, आपस में देशों ने किए अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, इन्होंने सोवियत संघ ने, अमेरिका ने छोटे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, सैनिक अड्डे स्थापित किए। इनका रीजन ये भी था कि छोटे देशों में मिलने वाले संसाधनों को खुद की सैनिक क्षमता के लिए प्रयोग करना। अमेरिका के द्वारा जो पहला गठबंधन बनाया गया वो था नाटो। कौन सा था? नाटो। और इसके द्वारा वार्सा पैक्ट। नाटो की स्थापना 1949, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है। इसके बाद में सीटो और सेंटो। और भी थोड़ा सा कठिन पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो शीत युद्ध के समय सीटो और सेंटो का सदस्य रहा? तो वो था पाकिस्तान। आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि पाकिस्तान कौन से गठबंधनों का शीत युद्ध के समय सदस्य रहा? तो वो था सीटो सेंटो।
इस वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान की शीत युद्ध तक मदद की थी। भारत के संबंध थोड़े अच्छे नहीं रहे थे। जब शीत युद्ध के समाप्ति के बाद भारत ने 1991 में उदारीकरण विचारधारा को या मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, एक तरीके से उदारीकरण और पूंजीवाद और साम्यवाद समाजवाद का मिश्रण, जब जाके अमेरिका के साथ थोड़े संबंधों में सुधार हुए। और एक रीजन ये भी था कि भारत गुटनिरपेक्षता का समर्थक था, वो छोटे देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से रोकता था। इस वजह से भी सोवियत संघ के साथ तो भारत के महत्वपूर्ण संबंध थे, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं थे, क्योंकि भारत अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा थोड़ा सोवियत संघ के साथ भारत साथ था। गठबंधनों की बात की जाए तो आपको विशेष रूप से नोटिस करना है वार्सा पैक्ट को। किसको नोटिस करना है? वार्सा पैक्ट को। वार्सा पैक्ट की स्थापना नाटो के देशों से मुकाबला करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सोवियत संघ का पूर्वी गठबंधन इसके नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। किसका था? सोवियत संघ का। किसका गठबंधन था? सोवियत संघ का। वार्सा पैक्ट 1955। अगर गठबंधनों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो मुझे विश्वास है आप नहीं करोगे। वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो, सेंटो। आगे बात की जाए तो एक गठबंधन ये भी बना गुटनिरपेक्षता, इस पे विशेष ध्यान देना है। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। गुटनिरपेक्षता मतलब गुट निरपेक्षता, गुट से अलग रहने की प्रवृत्ति, लेकिन मानवता के लिए हमेशा तैयार रहना। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है पृथकता नहीं है, पृथकता नहीं है, तटस्थता नहीं है कि बिल्कुल ही अलग थलग होना। गुटनिरपेक्षता ये नहीं। गुटनिरपेक्षता अर्थात अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करते हुए किसी भी महाशक्तियों के गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। लेकिन मानवता के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहना, लोकतांत्रिक शासन के लिए हमेशा तैयार रहना, ये मान अधिकारों के लिए तैयार रहना, ये गुटनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषता थी। वर्तमान में भी यही कार्य कर रहा है। 2018 में जेरवान में इसका सम्मेलन हुआ। 120 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। पहला सम्मेलन इसका बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। ये भी आपसे छोटे प्रश्न में पूछ ले, गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। इसकी स्थापना करने में भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र, गमाल अब्दुल नासिर, घाना के बामे एन कुर्मा, यूगोस्लोविया के जोसेफ ब्रिज टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, इंडोनेशिया के सुकर्नो। दोस्तों, गुटनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार परीक्षा की दृष्टि से आपसे जरूर ऑब्जेक्टिव में, अति लघुरात्मक में या निबंधात्मक लघुरात्मक में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। आपको ये तैयार रखना है इन बिंदुओं से। अगर ऐसा आपको इतना भी याद है तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन डेवलप हो जाता है तो आप उत्तर 100% सही दोगे। इसी गुटनिरपेक्षता ने 1970 में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। छोटे देशों ने अपने आप को इस प्रकार तैयार किया, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, कि पश्चिम के बाजारों तक
इनकी पहुंच हो, खुद के संसाधनों का खुद उपयोग करे, इनका सतत पोषण विकास हो, इसके लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इसको तैयार कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। समय बहुत कम है, आपको लग रहा हो कि बहुत तेजी से चल रहे हैं सर, तो समय आपके पास भी कम है। एक रिवीजन क्लास है, आप पढ़ चुके हो, आपको इस पर जरूर ध्यान देना है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। बर्लिन की दीवार, जिस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का प्रतीक है, शीत युद्ध साम्यवादी पूंजीवादी विचारधारा का संघर्ष है, लड़ाई है, उसी प्रकार बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक है। इसने जर्मनी को दो भागों में बांट दिया। किसको? जर्मनी को दो भागों में बांट दिया शीत युद्ध के समय, पूर्वी और पश्चिमी। इस दीवार का निर्माण 1961 में हुआ और 1989 में इसको गिरा दिया गया। इसको गिराने के बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। ध्यान रखना, बर्लिन की दीवार से संबंधित, और इसे क्या बोला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बर्लिन की दीवार को ये याद रखना है आपको जरूर, शीत युद्ध का प्रतीक, शीत युद्ध का प्रतीक, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक। दोस्तों आगे चलते हैं, आपको शॉर्ट नेम याद रखने हैं, एनपीटी, एलटीबीटी, एनपीटी परमाणु प्रसार संधि, एलटीबीटी सीमित परमाणु प्रतिबंध संधि। एनपीटी की तारीख भी याद रखनी है आपको, 1 जुलाई 1968। एलटीबीटी आपको इसका भी आप फुल नेम याद रखना है, साल्ट फर्स्ट सामरिक अस्त्र सीमित परमाणु प्रतिबंध संधि। साल्ट पक्ष सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, साल्ट सेकंड सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, स्टार्ट फर्स्ट। स्टार्ट फर्स्ट की अगर बात की जाए तो इसका फुल नेम बता देना आपको, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट। स्टार्ट सेकंड भी आपको आगे सेकंड लगाना है, सिर्फ नाम यही रहेगा। ये संधियां अस्त्र नियंत्रण के लिए की गई थी, इनको फुल डिटेल से आपको पढ़ना है। इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में कि विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। एनपीटी 1 जुलाई 1968 परमाणु प्रसार संधि, सीमित परमाणु एंटीबलिक मिसाइल ट्रीटी, जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि, ये आपको देख लेना है पूरा। सामरिक स्तर पर 1969 में शुरू हुई थी लियोट ब्रूजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मध्य। साल सेकंड सामरिक स्तर परिसमन वार्ता सेकंड, लियोट ब्रूजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर के मध्य। इसके बाद में सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के मध्य हुई। स्टार्ट सेकंड सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और रूस के राष्ट्रपति येलेसिन के मध्य 1991 में हुई, 1992 में हुई। इसी के साथ पहले पार्ट से जो संबंधित मुख्य चीजें थी वो आपके मैं सामने रख चुका। शीत युद्ध किसे कहते हैं,
शीत युद्ध के दायरे क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, बर्लिन की दीवार क्या है, जो प्रमुख अस्त्र नियंत्रण के लिए संधियां की थी उन पर भी मुख्य रूप से चर्चा कर ली। दूसरे पार्ट का जो नाम है आपके वो दोस्तों उस पार्ट का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। समकालीन विश्व की राजनीति पुस्तक का नाम है, अध्याय नंबर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत उस दिन हुआ जिस दिन सोवियत संघ का विघटन हो गया। सीधी सी बात है, आपसे पूछ ले कि दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ? जब हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्योंकि शीत युद्ध के बाद में विश्व दो भागों में बट गया। महाशक्तियों ने गठबंधन बनाए जिसमें बहुत अधिक देश आपस में एक दूसरे में शामिल हो गए दोनों गुटों में, जिससे दुनिया विश्व दो भागों में बट गए। इसलिए उस समय 1945 और 1991 काल को दो ध्रुवीयता का काल भी बोला गया। लेकिन सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हो गया और उसी के साथ दो ध्रुवीयता का अंत भी हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब 15 देश थे, उसमें देख कितने देश थे? 15 देश। सोवियत संघ से आजादी पर्सन जो पढ़ते हैं, जो बता रहा हूं आपको मैं, आजादी लेने वाला, घोषणा करने वाला प्रथम देश था लिथुआनिया। कौन सा देश था? लिथुआनिया। लिथुआनिया, एक क्वेश्चन ये भी पढ़ जाता है कई बार, बाल्टिक गणराज्य पूछ लेगा आपसे 1 नंबर का, सोवियत संघ में शामिल बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताइए। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये आपको जरूर पुटअप कर लेना है, ध्यान से याद रखना है कि सोवियत संघ से आजादी की घोषणा वाला प्रथम देश कौन था? लिथुआनिया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991। बाल्टिक गणराज्यों के नाम एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यह भी याद रखना, व्लादिमीर लेनिन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे, सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति। सोवियत संघ, अब बात होती है, मैंने सोवियत संघ के विघटन की बात बता दी आपको सीबीसी की, भाई कौन क्या था कैसे क्या। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, सोवियत संघ आया कहां से? सोवियत संघ जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है यूएसएसआर, वो रूसी क्रांति के माध्यम से, कौन से माध्यम से? रूसी क्रांति, जिसे हम आपसे अलग नाम से पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना, इसे बोले से भी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम जब क्वेश्चन घुमाता है तो जरूर पूछ लेता है। लेनिन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति के जनक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, इसलिए लेनिन क्रांति। और इसकी धुरी कौन सी पार्टी थी? ये भी आप याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखना जरूर, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सोवियत संघ के विघटन के समय कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? व्लादिमीर लेनिन। रूसी क्रांति कब हुई? 1917। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है वो है शॉक थेरेपी। कौन सा है? शॉक थेरेपी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत आपको इसको डिटेल से पढ़ना है। शॉक थेरेपी का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ ले, आघात पहुंचकर उपचार करना, अर्थात पहले तो नुकसान पहुंचा देना फिर उसको उपचार करना। शॉक थेरेपी एक मॉडल था, क्या था? मॉडल। शॉक थेरेपी एक मॉडल था। इस मॉडल के तहत जो सोवियत संघ के नए देश थे, विघटन होने के बाद जो नए देश थे, उन देशों को सोवियत संघ की जो विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा थी, तो साम्यवादी विचारधारा से उन देशों को पूंजीवादी विचारधारा में डाला गया, अर्थात वहां का जो बिजनेस मैनेजमेंट था, उद्योग धंधे थे, सबको पूंजीवाद के अनुसार डाला गया।
अचानक जब आमूलचूल परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, उद्योग धंधे तहस नहस हो गए, गिर गए, जिससे सोवियत संघ की उद्योग धंधे सब निजी क्षेत्र में चले गए, औने पौने दानों पे उनको बेचा गया, रूसी मुद्रा रूबल में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। इसलिए जो वो उद्योग धंधे बेचे गए थे उसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। छोटा प्रश्नों में आ सकता है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल जो सोवियत संघ से विकसित देशों के, रूस के, मुख्य रूप से रूस को सबसे ज्यादा नुकसान था, तो आप सोवियत संघ से विकसित देश मुख्य रूप से रूस के उद्योग धंधे संस्थाएं सब निजी क्षेत्र में चली गई, उद्योग धंधों को औने पौने दामों में बेचा गया रूसी मुद्रा में, इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। दो ध्रुवीयता ग्रंथ की बात की जाए तो इस पाठ की जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है शॉक थेरेपी। जैसे मैंने पहले पार्ट में आपको बर्लिन की दीवार और शीतयुद्ध के दायरे के बारे में बताया था, शॉक थेरेपी के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। शॉक थेरेपी प्रश्न जहां तक है एग्जाम में आने की संभावना है। संभावना हमेशा सकारात्मक तरीके से सोचो, बट इतना भी नहीं कि ये आएगा ही, आप बाकी को छोड़ दो। मैं बता सकता हूँ आ सकता है 99.99%, अब 0.1 में कुछ भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो एक गैस है, आपको सबों पे तो ध्यान रखना है, लेकिन शॉक थेरेपी को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। अब इसके बाद में जो आपके सामने पार्ट है, लेसन है, उसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब वर्चस्व की बात की जाए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो आपको पता है पहला पार्ट का नाम था शीतयुद्ध का दौर, दूसरे पार्ट का नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुवीयता का अंत कौन सा अंत हुआ, किसका अंत हुआ, आपको पता है सोवियत संघ का विघटन। कब, 1991 में। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एकमात्र महाशक्ति कौन बचा, अमेरिका। तो विश्व की एकमात्र महाशक्ति कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब शक्ति का एक ही केंद्र हो, विश्व में शक्ति का, इंग्लिश में जो है हेगेमनी शब्द, एक ही केंद्र हो, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, वर्चस्व। क्या बोला जाता है, वर्चस्व। तो समकालीन विश्व में किसका वर्चस्व है, पहला प्रश्न अमेरिका का। किसका वर्चस्व है, अमेरिका का। और ये वर्चस्व हर क्षेत्र में है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो तीन क्षेत्र की बात कर सकते हैं अपन, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक। अमेरिका के वर्चस्व को कितने भागों में बांटा सकता है, तीन भागों में, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक। आर्थिक को क्या बोला जा सकता है, ढांचागत भी बोला जाता है। अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व। सैन्य वर्चस्व कैसे है, विश्व के 12 शक्तिशाली देश, कितने, 12 पावरफुल देश, वो भी अपने सैनिकों को इतना खर्च नहीं करता, अकेला कौन करता है, अमेरिका करता है। अमेरिका कहीं भी बैठे बैठे अपने दुश्मनों को पंगु बना सकता है, इसलिए विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किसकी है, अमेरिका की। किसकी है, अमेरिका की। इसलिए शक्ति का एक ही केंद्र हो गया, अमेरिका। विश्व में बिजनेस करना सीखा भी नहीं था उससे पहले अमेरिका ने। हम जो व्यापार करते, 1881 में वाटन स्कूल के नाम से पहला बिजनेस स्कूल खोल दिया पेंसिल्वेनिया में। सबसे पहले एमबीए के पाठ्यक्रम भी किसने शुरू किए, अमेरिका ने। एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का पूरा नाम याद रखना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। विश्व के जितने भी नए देशों का निर्माण हो रहा है 1905 में, 1950 के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, अफ्रीकी, एशिया अफ्रीका देश स्वतंत्र हुए, उन्होंने आज भी
अमेरिका की संस्कृति इतनी लुभावनी है, उसको लोग फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अर्थात इसलिए अमेरिका की संस्कृति भी क्या है? सबसे पावरफुल है। इसलिए अमेरिका का वर्चस्व का नाम लिया जाए तो हम 3 क्षेत्रों को आराम से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसलिए अमेरिका विश्व में क्या रखता है? अपना एक अलग स्थान रखता है, अपने एक अलग सीमा रखता है, उसका वर्चस्व है, लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए इन 3 क्षेत्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं अमेरिका विश्व में वर्चस्व रखता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जिसने अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को बहुत ज्यादा मजबूत किया है और विश्व को बताया है कि हम बहुत शक्तिशाली है, आप हमसे पंगा नहीं ले सकते, आप हमको परेशान करोगे तो हम आपको बर्बाद करके रख देंगे। उन 4 जो बिंदु दिए गए हैं उनमें विशेष रूप से पंचम, इनमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, एक बार समझ लेना इसको। पहला जो है वह है प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोला जाता है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम, ये जो घटना है विद्यार्थियों 1990 की है। 1990 में एक छोटा सा देश है कुवैत। कौन सा देश है? कुवैत। जिसके ऊपर इराक ने हमला कर दिया। कौन से हमला कर दिया? इराक ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने समझाया इसको कि आप कुवैत को मुक्त कर दो, आपका जो हमला है वो मानवता के लिए सही नहीं, एक तरीके से गैर कानूनी थी। इराक माना नहीं। सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे। तो संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया और इतनी भयंकर बमबारी की, इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर बम युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। काफी तकनीक का प्रयोग हुआ और कुवैत और बसरा के बीच में इतने लोग मारे गए। तो कुवैत और बसरा के जो बीच की इमारत था उस समय से मृत्यु का राजपथ भी नाम से भी जाना गया। मृत्यु का राजपथ, इतने लोग मारे गए थे उस समय। इराक से मुक्त करा लिया कुवैत को। इसे प्रथम खाड़ी ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम, इसको आप आराम से और भी बेहतर तरीके से पढ़ के तैयार कर सकते हो। ये लघुरात्मक क्वेश्चन आपके आ सकता है। दूसरा 4 ऑपरेशन है मुख्य रूप से इसमें। ऑपरेशन इनफाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइट रीच। अमेरिका के जो दूतावास नैरोबी में है, उन दूतावासों के ऊपर अलकायदा तालिबान के द्वारा आतंकवादी हमले किए गए, नुकसान पहुंचाया गया। 1998 में बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे तो बिल क्लिंटन के आदेश पर अफगानिस्तान और सूडान में मिसाइलों से हमले किए गए और अलकायदा और तालिबान को सबक सिखाया गया। इस अभियान को ऑपरेशन इनफैक्ट रीच के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार फिर से अमेरिका की महाशक्ति जो बोला जाता है अमेरिका को, वो उसने दिखाया कि हम बहुत शक्तिशाली है, आप हमसे दूर रहे, बैंड बैंगन की नीति अपनाए, हमारे साथ में रहो, हमारा साथ दो, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हम आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपको नेस्तानुबुद्ध कर देंगे। यह अमेरिका की सैन्य सत्ता की सबसे बड़ी, ये तुरंत प्रभाव के साथ अमेरिका की सैन्य क्षमता अपना बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तीसरा जो ऑपरेशन है इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ध्यान से सुनना इसको। ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फ्रीडम।
ध्यान से सुनना है इसको, अच्छी तरीके से, एक बार दोबारा तरीके से समझना है इसको, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, बड़े डिटेल में आपके सामने, और आपको समझ में भी आ जाएगा। ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फ्रीडम, पहला प्रश्न अगर इसमें से बढ़ता है, पहले आप जान लो, पहले इसकी डिटेल्स जान लेते हैं, इसको समझाना जरूरी है क्योंकि आ सकता है एग्जाम में आपके। ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फ्रीडम, इसे, इस ऑपरेशन को 9/11 का हमला, कौन सा हमला, 9/11, अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है, इसलिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के 4 विमानों को, कितने विमानों को, 4 विमानों को 19 व्यक्ति थे अरब देशों से, कौन से देशों से, अरब देशों से, उन्होंने हाईजैक कर लिया। क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। और हाईजैक करके अपहरणकर्ता थे जिन्होंने विमानों को, उन विमानों को अमेरिका की बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी व दक्षिणी टावर से टकरा दिया। 2 विमान टकरा गए, एक विमान अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन में वहां टकराया। एक विमान को अमेरिकी संसद, कहां टकराना था, अमेरिकी संसद में टकराना था। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कांग्रेस। लेकिन ये टकराने से पहले ये खेत में जाके क्रैश हो गए, पेंसिल्वेनिया फील्ड खेत, ये संसद तक नहीं जा पाया। इस विमान हमले में अमेरिका की जो सैन्य क्षमता की, जो इंटेलिजेंस थी, उसकी छवि पे सवाल उठे, इसलिए अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंडिंग फ्रीडम। किस नाम से, ध्यान रखना, आतंकवाद, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी अमेरिका ने कि आतंकवाद को किसी प्रकार से भी नहीं बख्शा जाएगा। भारत ने, क्योंकि भारत में भी संसद पर हमला था 2001 में, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के नाम से ऑपरेशन एंडिंग फ्रीडम चलाया और सारी दुनिया में कहीं भी अलकायदा, तालिबान का नामो निशान खत्म कर दिया। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने, जो इसका गुनाहगार था, उसको पाकिस्तान ने मार गिराया। और अमेरिका ने अपने आसपास के क्षेत्र से, आज भी अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध यही रीति अपना रखी है। अमेरिका ने आतंकवादी या आतंकवाद को वहां किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका के द्वारा हमेशा इन आतंक के विरुद्ध सवाल उठाए जाते हैं। कई जो आतंकवादी है उनको लिस्ट में शामिल करवाया जाता है, लेकिन चीन के वीटो पावर की वजह से अमेरिका कई बार अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। वो वीटो क्या है वो भी आपको मैं आगे समझा दूंगा, क्योंकि आपके पार्ट नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपका लेसन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 प्रकार के अंग है, 6 अंग है मुख्य रूप से, जिनमें सुरक्षा परिषद भी एक अंग है, जिसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सदस्यों के पास एक पावर होती है वीटो पावर, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे 6ठे पार्ट में। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या था ऑपरेशन। आपसे पूछा ले जाए आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध किसने शुरू किया, अमेरिका ने। क्या, ऑपरेशन एंडिंग फ्रीडम। किस कारण, उस घटना का वर्णन आपको कर देना है, मैं आपको डिटेल से मैंने बता दी। 4 विमान, 19 अपहरणकर्ता, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उत्तरी दक्षिणी टावर, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का नाम भी आ गया पेंटागन। रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है रक्षा मंत्रालय का अमेरिका का, पेंटागन में
इसके बाद में चौथा ऑपरेशन है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। मार्च 2003 में फिर से वही राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, अमेरिका ने झूठा आरोप लगाकर एक तरीके से इराक के ऊपर हमला कर दिया। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये जंग 100 जंगों में एक जंग साबित होगी, लेकिन इराक कुछ ही दिनों में अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका ने अपनी मनपसंद सरकार वहां पर कायम कर दी। मार्च 2003 में यह हमला किया और अमेरिका ने किस कारण किया कि इराक सामूहिक संहार का हथियार बना रहा है, सामूहिक संहार का हथियार बना रहा है। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। अमेरिका का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस हमले की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अमेरिका की सैन्य ताकत थी, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की भी परवाह नहीं की। ये 4 ऑपरेशन है, इनकी तारीख भी आपसे पूछा जा सकता है, सुमेलित करने में ध्यान रखना। ऑपरेशन सबसे पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991, ऑपरेशन इन्फैंट्रीज 1998, ऑपरेशन एड्यूड फ्रीडम 2001, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम मार्च 2003। तो सम्मिलित करने में चारों का आपको वर्णन कर देना। ऐसी घटनाओं को लिख कीजिए कि जो अमेरिका की सैन्य वर्चस्व को दर्शाती है। बड़े प्रश्न में आ जाए तो आपको इस प्रकार से इन चारों घटनाओं को उल्लेख करके बता देना। इन घटनाओं से पता चलता है कि अमेरिका की सैन्य क्षमता बहुत मजबूत है। अमेरिका कहीं भी बैठे बैठे अपने दुश्मन को पंगु बना सकता है और अमेरिका से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है। यह आपका तीसरा पार्ट हो गया रिवीजन। फिर बता रहा हूं वर्चस्व किसे कहते हैं। सैन्य वर्चस्व, अमेरिका सबसे ज्यादा अपने सैनिक बजट खर्च करता है। चारों घटनाएं बता देना। आर्थिक में पहला बिजनेस स्कूल अमेरिका में खोला गया वाटन स्कूल के नाम से 1881 में, पहला बिजनेस स्कूल। पहली बार एमबीए के पाठ्यक्रम 1900 ईस्वी में अमेरिका में शुरू किए गए। एमबीए का पूरा नाम याद रखना है आपको। एमबीए का पूरा नाम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना एमबीए का पूरा नाम है ना। ये पूरे नाम वाले प्रश्न भी आपसे पूछते हैं कई बार। बीके का पूरा नाम भारतीय किसान यूनियन। इनका पूरा पूर्ण रूप से ध्यान रखना है आपसे। एनपीटी परमाणु प्रसार संधि याद रखना। इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। परमाणु प्रसार एनपीटी, एलटीबीटी सीमित परमाणु प्रतिबंध संधि, साल्ट फर्स्ट सामरिक स्तर परिसमन वार्ता फर्स्ट, साल्ट सेकंड सामरिक स्तर परिसमन वार्ता सेकंड, स्टार्ट फर्स्ट सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, स्टार्ट सेकंड सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि सेकंड। याद रखना है आपको। फिर आगे की चले बात। जो चौथा पार्ट है तो दोस्तों चौथे पार्ट का नाम है आपकी अध्याय में समकालीन विश्व की राजनीति। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। कुछ ऐसे संगठन थे जो सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व में अमेरिका के बराबर थे। यदि सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद में अमेरिका का भी विघटन हो जाता है तो ये विश्व में सत्ता के नए शक्ति के स्रोत हो सकते हैं। उसमें जो सबसे पहले बात की जाए वो है यूरोपीय संघ। किसका? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की बात की जाए तो यूरोपीय संघ बना ही अमेरिका की वजह से। अमेरिका के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अधिकतर देश युद्ध की बर्बादी झेल चुके थे, तो सोच रहे थे यूरोप के नेता कि फिर से इसी युद्ध के साथ शुरू किया जाए या एक नई व्यवस्था को अपनाया जाए। जब जाके यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का समर्थन करते हुए अमेरिका का साथ दिया, तो अमेरिका ने उनकी सैनिक और आर्थिक सहायता करते हुए यूरोप के पुनर्गठन में सहायता प्रदान की। उसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया। यूरोपीय संघ के निर्माण से पहले कई संस्थाओं का गठन किया गया।
जिसमें जो सबसे पहले संस्था थी वो थी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में हुई। यूरोपीय कोयला यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, इसकी स्थापना 1951 में। इसके बाद में यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी, इसकी स्थापना 1957 में। इसके बाद में यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ये मैन है। 1992 में कौन सी संधि? माशी ट्रस्ट संधि। कब? फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। एक असैनिक संगठन था आसियान। कौन सा है? आसियान। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। आपसे पूछा जा सकता है आसियान का पूरा नाम, तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसके जो संस्थापक सदस्य थे दोस्तों, वो थे पांच देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके। उन 5 देशों के नाम थे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये आसियान के संस्थापक सदस्य हैं। इसके बाद में 5 देश और इसमें शामिल हुए, जिससे इसमें वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो है 10। कितनी है? 10। बाद का जो 5 देश थे वो थे ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये आसियान का संगठन हो गया। ये असैनिक संगठन है, आपस में सामरिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, व्यापार के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। बहुत शक्तिशाली स्थिति में रहा और है। यह भी सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र हो सकता है।
आसियान के लिए जो सबसे मेन, अगर आसियान के बारे में बात की जाए तो प्रश्न बन सकता है आसियान शैली, ये आप जरूर देख लेना। अनौपचारिक मेल में आप सहयोगात्मक, टकराव रहित जो इसकी शैली है, इसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस पाठ का, आसियान। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, पूरा नाम याद रखना है। स्थापना इसकी 1967 में, 8 अगस्त 1967 में। शुरू में इसके देश थे संस्थापक 5, वर्तमान में इसके सदस्य देश है, सदस्य की संख्या है 10। आसियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। आज की इस क्लास में हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से आप देखना, पढ़ना और याद करने की कोशिश करना। आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जरूर देखने को मिलेंगे। ये 4 पार्ट मैंने फिर बताया आपको। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध के दौर में शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के दायरे क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, 1961 में बनाई गई, 1989 में गिराई गई। पूंजीवादी दुनिया साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक थी। जर्मनी, बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। विभिन्न बिंदुओं पे आप संधियां भी देख लेना। 2 ध्रुवीयता ग्रंथ, सोवियत संघ के विघटन के साथ, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 में। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, मिखाइल गार्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। 1985 में इन्होंने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला और पेरेस्ट्राइका और ग्लानोस्त की नीति अर्थात लोकतांत्रिक और खुलेपन की नीतियां अपनाई। मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि जब इन्होंने ये नीतियां चलाई तो सोवियत संघ वासियों को पता लगा कि हम पश्चिम के देशों से बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, जिससे उनमें आज़ादी की भावना उभर आई, राष्ट्रवाद की भावना उभर आई और उन्होंने सोवियत संघ के साथ विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले जो आज़ादी की घोषणा करने वाला था वो था लिथुआनिया। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ऑपरेशन एडवर्डिंग फ्रीडम, डेथ स्ट्राम, इनफाइट रीच, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व, इन पे विशेष रूप से फोकस रखना है। यूरोपीय संघ में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948, यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949, यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय की स्थापना अप्रैल 1951 6 देशों ने मिलकर की। यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी का गठन 1957 और यूरोपीय संघ की स्थापना फरवरी 1992। इस पर विशेष ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ आसियान पर भी विश्वास करता है, विशेष ध्यान रखना है। आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है, मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, इसे बहुत ज़्यादा प्यार देना। जय श्री राम, राधे राधे। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पार्टों के साथ आएंगे और भी अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए, जो परीक्षा की लिए आपके बहुत सहायक हो गई, आपके नंबरों में बढ़ोतरी के लिए, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी आपकी आगामी एग्जाम के लिए राजनीति विज्ञान की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम।